नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। CSIR CMERI ने बनाया भारत का पहला कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। कृषि क्षेत्र में ले आएगा क्रांतिकारी परिवर्तन, खेती किसानी में निभाने वाला है अहम भूमिका। आठ अक्टूबर को है भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ। प्रयागराज में आयोजित होने वाले समारोह से पहले आज सुबह किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। वायुसेना ने किया हैरत अंगेज प्रदर्शन। नवरात्रि से पहले जोरों पर है गरबा की तैयारियां। गुजरात के सूरत शहर में गरबा और डांडिया डांस की प्रैक्टिस में जुटे युवा बेसब्री से कर रहे हैं त्योहार का इंतजार। श्रीनगर की डल झील में वाटर जोर्बिंग को लेकर पर्यटकों में दिखा उत्साह। रोमांच से भरपूर इस खेल का स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं लुत्फ। भारतीयों पर चढ़ा विश्व कप का बुखार। ओडिशा के चाक कलाकार अनोखे तरीके से बढ़ा रहे खिलाड़ियों का उत्साह। चाक पर बनाई 1 इंच की वर्ल्ड कप ट्रॉफी और 10 क्रिकेट कैप्टन की कलाकृति। और आइए अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं परंपरा और विरासत की। मां भगवती की आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसीलिए नवरात्रि की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। इस त्योहार का इंतजार गरबा प्रेमी पूरे साल करते हैं। गुजरात के सूरत में गरबा नृत्य की तैयारी शुरू हो गई है। गरबा नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग चल रही है। झूम झूम कर नाचते गाते लोग गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल गुजरात में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव का विशेष आकर्षण यहाँ खेला जाने वाला गरबा रास है, जो युवाओं के बीच उत्साह का केंद्र होता है। गुजरात में नवरात्रि की तैयारियां 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर युवा महीनों पहले से ही गरबा की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। इतना क्राउड अभी है और इतना इंतजार है बेसब्री से, क्योंकि नवरात्रि का पर्व हमारे गुजरात में दीपावली से भी ज्यादा मानते हैं। और गरबा सब इतना क्राउड है बच्चे लोग में, और बहुत इंतजार है कि कब अब नवरात्रि शुरू हो जाए। मार्च महीने से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या है कि नए नए लड़के आते हैं, नया नया स्टेप बनाते हैं और सबको सिखाते हैं। नवरात्रि त्योहार उल्लास का त्योहार होता है। इस दौरान चाहे छात्र हो, युवा हो या फिर कामकाजी लोग अपने बिजी शेड्यूल के बीच गरबा के लिए समय निकाल ही लेते हैं। इस दौरान चाहे छात्र हो या फिर कामकाजी युवा अपने बिजी शेड्यूल से गरबा के लिए समय निकाल ही लेते हैं और नवरात्रि से करीब 6 महीने पहले ही गरबा क्लास में गरबा की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। नवरात्रि त्योहार को लेकर युवा वर्ग बेहद उत्साहित रहता है और महीनों पहले से ही कपड़े आभूषण खरीदना शुरू कर देता है। बहुत एक्साइटमेंट है। मैंने तो 3-4 सोनिया चोली लेके रखी है। कम से कम 25,000 जगह मैंने कर दिया खर्चा पूरा। बहुत है, लो प्यार है नवरात्रि तो। नवरात्रि के चलते दिनों मतलब आई एम सो एक्साइटेड फॉर नवरात्रि। अब 10 दिन रह गए, पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अब रहा नहीं जा रहा। मैं अभी इनकम टैक्स में मतलब मेरा ऑफिस का मतलब इनकम टैक्स का फाइल का काम है और मेरा गरबा का एक्साइटेड बहुत है और मैं प्रैक्टिस 6 मंथ से करती हूँ। मेरा टाइमिंग है जॉब का
2 बजे तक, 2 से 6-7 और 9 to 11 तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान भक्त पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर हर रात गरबा रास करने पहुंचते हैं। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव के दौरान गुजरात में धूम रहती है। हर उम्र के लोग पारंपरिक गरबा के माध्यम से मां भगवती की आराधना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात तमिलनाडु के उल्लादा ग्राम की, जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन का पुरस्कार दिया गया है। ये गांव पहाड़ियों पर सब्जियों की हरी भरी खेती करने वाले, महकदार चाय की पत्तियां उगने वाले बागान, यूकलिप्टस डिस्टिलरी की इकाई से लैस है। रेलवे लाइन से गुजरने वाले इस गांव का उत्पादन और तरक्की बढ़ाने में नीलगिरी माउंटेन का अहम योगदान है। नीलगिरी जिले के गांव उल्लादा को केंद्र सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। इस गांव में 720 निवासी हैं। यहाँ की परंपरा, संस्कृति, खान पान और जीवन शैली अद्वितीय है। गांव की मजबूत कृषि व्यवस्था पर्यटकों को खूब भाती है। यही कारण है कि इस गांव को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन पुरस्कार मिला है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर प्रयागराज में आयोजित होने वाले समारोह से पहले आज सुबह फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। 91वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संगम शहर में होने वाली वायुसेना दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल और हवाई प्रदर्शन किया गया। वायुसेना के जाबाजों की परेड हुई और हवाई करतब दिखाया गया। रंग बिरंगे पैराजंग पर जब दर्शकों के सामने वहां उतरे तो लोग रोमांचित हो उठे। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। Of the Milky Way in the sky. The team aims to inspire the youth of the country and to be a part of the Indian Air Force. और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। आदि शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद दिवाली की हलचल शुरू हो जाएगी। इस त्योहारी सीजन के साथ ही देश भर में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में गुजरात में सूरत के कपड़ा मार्केट में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राज्यों के कपड़ा व्यापारी और अन्य लोग खरीदारी के लिए सूरत पहुंच रहे हैं। उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ क्षेत्र। कपड़ा उद्योग कृषि के बाद देश में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। साथ ही भारत कपड़ा उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से देश में कपड़ा उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। ये पीएम मोदी के विजन से ही संभव हो पाया कि पिछले 9 सालों में भारतीय कपड़ा उद्योग एक तरफ निर्यात में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है तो दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। अगर कपड़ा उद्योग से संबंधित कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जिसका जीडीपी में 2% से ज्यादा का योगदान है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी में 13% और निर्यात में 12% से ज्यादा का योगदान है। ये क्षेत्र अनुमानित 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 6 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। साथ ही कपड़ा क्षेत्र एक वुमेन सेंट्रिक उद्योग है, जिसमें महिलाओं के लिए रोजगार प्रदान करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। इसके अलावा भारतीय कपड़ा बाजार 2020 में $40 बिलियन का था, जिसके 2025 तक $135 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। बता दें कि कपड़ा और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कपड़ा निर्यात $44.4 बिलियन रहा, जो 20-21 के मुकाबले 41% ज्यादा है। भारत का कुल कपड़ा निर्यात साल 2025-26 तक $65 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मानव निर्मित कपड़े और परिधानों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI की शुरुआत की है। साथ ही देश में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए PM मित्र योजना की भी शुरुआत की गई। योजना के तहत देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क की खास बात यह है कि कपड़े तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह पर हो सकेंगे। इसके अलावा कपड़ा उद्योग में कुशल कारीगरों की समस्या को दूर करने के लिए समर्थ नामक योजना की शुरुआत की गई है। 2020-21 से 2023-24 तक के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की भी शुरुआत की गई है। रोहित अग्रवाल, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित खूबसूरत और लोकप्रिय डल झील इन दिनों रोमांचक वाटर जोर्बिंग के लिए चर्चाओं में है। हाल ही में डल झील में वाटर जोर्बिंग शुरू की गई, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डल झील कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय झीलों में से एक है, जो श्रीनगर में स्थित है। ये झील अपनी शांत सुंदरता के लिए जानी जाती है और इसे अक्सर कश्मीर के ताज का गहना भी कहा जाता है। डल झील श्रीनगर पर्यटकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है और इसे श्रीनगर में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण माना जाता है। ये न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत महत्व रखती है, जो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। और भी ऐसे होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये पहली बार इन्होंने किया, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही मज़ा आया है। ऐसा लग रहा था पूरी थकान हमारी मिट गई थी इसे करके, और बहुत औसम है ये। जब भी कश्मीर आए सब चीज़ करें, पर इसे तो ज़रूर ट्राई करें, ये तो बहुत औसम है, आपको मज़ा आएगा इसे करके। बहुत अच्छा लगा। हम लोग सडनली यहाँ से जा रहे थे, हमें ये दिखा, हम रुके, बट इट वाज फन। मैं तो कहूँगी कि अगर कश्मीर आए हो तो इसे तो ज़रूर एंजॉय करके जाना। मतलब ये सच्ची हमारे लिए कश्मीर तो है ही प्यारा, इसमें और ज़्यादा मज़ा आया। तो पहली बार ही चल रही हूँ, इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट इट वॉज फन। तो कश्मीर तो अपने आप में ही एक हेवन है, और उसके बाद ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस है। मैं तो सारे टूरिस्ट को बोलूँगी कि आए और इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करें। डल झील अब एक रोमांचक वाटर जोर्बिंग साहसिक कार्य का भी मंच बन गई है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। वाटर जोर्बिंग एक मनोरंजक खेल है, जो इस क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। हमारा ये दूसरा एक्टिविटी है। इससे पहले हमने शुरू की थी एक्टिविटी, वो पब्लिक ई बाइसिकल शेयरिंग था, जहाँ पर हम ई बाइक्स रेंट देते थे, और उसी के कंटिन्यूशन में हमने और एक एक्टिविटी चालू किया है, जिसको हम जॉर्बिंग बोल रहे हैं। ये बेसिकली वाटर बेस्ड जॉर्बिंग है। लैंड बेस्ड जॉर्बिंग आपने थ्रू आउट इंडिया भी देखा होगा, और आपने सोनमर्ग और पहलगाम जैसे जगहों पे भी देखा होगा। लेकिन जो ये वाटर बेस्ड जॉर्बिंग है, ये अभी तक मिसिंग था डल लेक में, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है, और अभी तक काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है लोकल्स और टूरिस्ट दोनों की तरफ से। रिसेंटली हमने चालू किया है, कुछ ही दिन हुए हैं, और काफ़ी और ज़्यादा ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स रहा है लोगों की तरफ से, और अभी तक लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया है, और एट द सेम टाइम लोगों ने ये फीडबैक भी दिया है कि उनके स्ट्रेस लेवल इससे कम हुई है, और ओवरऑल इट्स गुड फॉर फैमिली एक्सरसाइज, कि काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। ये एक और अट्रैक्शन बन गया हमारे डल लेक में। इससे पहले आप जानते ही हैं, शिकार और हाउस बोट्स के लिए तो हमारा डल लेक फेमस था ही था, तो लेकिन अब जो है और एक एडिशन हुआ है डल लेक में। अभी लोग अभी तक याद रखते थे कि हमने डल लेक में शिकारा राइड की है, अब वो याद रखेंगे कि हमने डल लेक में वाटर जॉर्बिंग की है। पर्यटक भी डल झील में इस नवीन वृद्धि से रोमांचित हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग इस नए रोमांच का आनंद लेने के लिए डल झील में आते रहते हैं। ये शांति और उत्साह का एक अनूठा मिश्रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। कृषि क्षेत्र क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 खेती किसानी में बदलाव ले आएगा। पर्यावरण के अनुकूल ये ट्रैक्टर भारतीय खेती किसानी की तस्वीर बदलने वाला है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। सब क्षेत्रों में ई वाहन अपनी पैठ बना रहे हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र इससे कैसे अछूता रह जाता। नवाचार की मिसाल पेश करते हुए CSIR CMERI दुर्गापुर ने कृषि क्षेत्र के लिए देश का पहला कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 पेश किया। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भविष्य में होने वाली खेती में अहम भूमिका निभाने वाला है। Traditionally, tractor use diesel, thus contributing significantly to the environmental pollutions. Global carbon footprint reduction strategy necessitates rapid transition of this sector toward the electrification. इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है।
इसकी गति से लेकर वजन, लीवर और पैडल की स्थिति जैसे हर पहलू को आधुनिक कृषि क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। किसान पारंपरिक घरेलू चार्जिंग सॉकेट का उपयोग करके 7 से 8 घंटे में ट्रैक्टर को चार्ज कर सकते हैं और खेत में 4 घंटे से अधिक समय तक ट्रैक्टर चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर से ढुलाई करना भी आसान है। ट्रैक्टर 1.8 टन क्षमता वाली ट्रॉली को अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खींच सकता है। Another distinct features of the electric tractor is the V2L port. This means when tractor is not in operations, its battery power can be utilized for other secondary applications like pumping etc. बल्कि ये 500 किलोग्राम की क्षमता उठाने और 1.8 टन क्षमता वाली ट्रॉली को खींचने के साथ अन्य कामों में उपयोगी साबित होने वाला है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बनके सामने आई है। हैदराबाद के एक कंपनी ने इसको कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया है और आशा करते हैं कि इससे इसका ऑपरेशनल कॉस्ट और पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल होने वाला है। खास तौर से इन किसानों के लिए एक ये वरदान साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। का जल्द लौटते हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए सुरंग बनाने का सपना गुरुवार को पूरा हो गया, जिससे आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। नई तकनीक के सहारे पहाड़ों को तोड़कर 350 मीटर लंबी सुरंग भारतीय रेल ने 10 महीने में तैयार कर दिखाई है। अंतिम तौर पर गुरुवार को इस सुरंग को बारूद के जरिए गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ खोला गया है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने गुजरात के वलसाड में इस महत्वाकांक्षी रेलखंड और सुरंग का जायजा लिया। बिहार के गया में एक माउंटेन मैन का आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम था दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने पहाड़ों का सीना चीरकर एक ऐसी सड़क का निर्माण किया था जो मुसाफिरों के लिए कहीं ना कहीं उस इलाके के लिए एक ऐसी सौगात कही जा सकती है जिसके लिए दशरथ मांझी को आज माउंटेन मैन कहा जाता है। पहाड़ों का सीना चीरकर, पत्थरों को काटकर बरसों तक साधना करने के बाद पहले सुरंग या सड़क बनाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कठिन रहा करती थी, लेकिन आज समय ने करवट बदली है, समय ने अंगड़ाई बदली है। अत्याधुनिक ज़माने में हम कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव का प्रयोग करने लगे हैं। बावजूद इसके एक लंबे समय 10 महीने के अंतराल के बाद आप देख सकते हैं कि जिस सुरंग में अभी खड़ा हूँ या अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड जो लाइन बिछाई जा रही है, उसके लिए 350 मीटर लंबी ये सुरंग जो है उसका निर्माण किया गया है। हम अपने कैमरामैन मनमोहन से अनुरोध करेंगे कि आपको वो दिखाएं कि आगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो वो आप देख सकते हैं कि दूर तलक जो दीवार इधर से उधर दिखाई पड़ रही है वह महाराष्ट्र का इलाका है और जहां से हम खड़े हैं ये गुजरात का इलाका है। यानी गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों को जोड़ने वाला ये महत्वाकांक्षी सुरंग न सिर्फ एक सुरंग है, न सिर्फ एक रास्ता है, बल्कि एक सपनों का सुरंग है जो हिंदुस्तान के लिए बुलेट ट्रेन की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को जमा करने की कोशिश करेगा और पीएम मोदी के सपनों को साकार भी करेगा। आइए आपको हम अंतिम हिस्से तक ले चलते हैं जहां पर इस सुरंग
की जो अंतिम दीवार है उसको खोला गया है। आइए चलते हैं अपने कैमरामैन के साथ। हम गुजरात से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जो सुरंग तैयार की गई है बुलेट ट्रेन के लिए, उसके आखिरी छोर पर हैं। अपने कैमरामैन मनमोहन से कहेंगे कि आपको वो दिखाएं कि आप देखिए कि अंतिम दीवार है जिसको अभी एक्सप्लोसिव के जरिए इस दीवार को हटाया गया है और 350 मीटर लंबी जो सुरंग है वो बनकर तैयार हो चली है। इसके लिए 10 महीने मशक्कत करने पड़े हैं, जिसमें भारतीय रेल के तमाम इंजीनियर्स और तमाम जो कर्मचारी हैं उन्होंने दिन रात एक कर मेहनत कर अपना पसीना बहाया है और जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना रहा है कि बुलेट ट्रेन जो है दुनिया भर के मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी चले, ताकि भारत दुनिया भर के मुल्क में जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें स्वयं को compete कर सके। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ जरौली गांव, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से डीडी न्यूज के लिए राजेश राज। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। अपने सपने को पूरा करने के लिए 25 वर्षीय मामादो सफायू बैरी ने पूरे अफ्रीका में हजारों किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की। दरअसल बैरी काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय में इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहते थे। चूंकि वो हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते थे, लिहाजा उन्होंने साइकिल से यात्रा करने का फैसला लिया और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अपने मनपसंद स्कूल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना हर किसी का सपना होता है और अपने सपने को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश विद्यार्थी करते हैं। ऐसा ही एक सपना 25 साल के मामादो सफायू बैरी ने भी देखा। मामादो सफायू बैरी काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय में इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहते थे। चूँकि वह हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते थे, लिहाजा पूरे अफ्रीका में हजारों किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की। जंगल, रेगिस्तानों को पार करते हुए मुश्किल भरी इस यात्रा के दौरान बैरी कई बार हिरासत में भी लिए गए, लेकिन उन्हें राहत तब मिली जब एक परोपकारी इंसान ने उन्हें मिस्र ले जाने की पेशकश की। मैंने 5 बार स्नातक की उपाधि ली और उत्तीर्ण नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक नई विधि का उपयोग करके पुनः प्रयास करने का निर्णय लिया। तो यही इस्लाम का तरीका है। मेरे पास बहुत कुछ नहीं था। मैंने अपने पिता से मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका जाने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी मदद करना चाहेंगे। मुझे भी एहसास हुआ कि वो मिस्र के मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। मुझे लड़ना पड़ा, इसलिए मैंने इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। मेरे पास साइकिल का समाधान आया तो मैंने बाइक ले ली, इसलिए मैंने साइकिल चलाने का फैसला किया। दरअसल मामादो सफायू बैरी ने एक यूनिवर्सिटी में इस्लामी थियोलॉजी का अध्ययन करने का दृढ़ संकल्प किया था। गिनी से मिस्र के लिए उड़ान भरने में असमर्थ होने पर उन्होंने अपने नोटबुक में अफ्रीका का नक्शा बनाया और एक सेकेंड हैंड माउंटेन बाइक पर एक टॉर्च और एक पेचकस लेकर निकल पड़े। करीब 4 महीने और 7 देशों की संघर्षमय यात्रा के बाद वह अल अजहर विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल कर पढ़ाई कर रहे हैं। काहिरा की इस यूनिवर्सिटी को दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध सुन्नी मुस्लिम शिक्षण संस्थानों में से एक माना जाता है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि अब मैं मिस्र में हूँ। मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। मैं जहाँ आना चाहता था वहाँ पहुँच गया हूँ। 4 महीने से आप एक देश की राह पर हैं। अब आप इस देश में हैं। मैं बहुत खुश था। बैरी अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद गिनी लौटने का इरादा रखते हैं ताकि लोगों को बता सकें कि अगर आप कुछ करने की ठान लो तो कोई मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। उसके बाद मेरा सपना है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक बनूं, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी विद्वान बनूं। मैं अल अजहर के शेख से भी बढ़कर बनना चाहता हूं। मैं उससे अधिक बनना चाहता हूं, उससे अधिक जानना चाहता हूं। और जब मैं अपने देश लौटूंगा तो मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जो इस्लाम के बारे में सिखाए और लोगों को बताए कि अच्छे काम कैसे करें।
बैरी जैसे हजारों छात्र बेहतर जीवन की तलाश में हर साल सहारा रेगिस्तान में जोखिम भरी यात्राएं करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल पश्चिम अफ्रीका प्रवास मार्गों पर लगभग 500 लोग मारे गए या गायब हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। विश्व कप का आगाज होने के साथ ही क्रिकेट प्रेमी एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसका जुनून सिर्फ खेल प्रेमियों के ही लिए नहीं बल्कि कलाकारों के सिर पर भी चढ़कर बोल रहा है। ओडिशा के एक युवा कलाकार ने चाक पर खूबसूरत नक्काशी कर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो बनाई ही है, साथ ही कई देशों के कैप्टन की कलाकृति भी उकेरी है। आइए देखते हैं। विश्व कप की खुमारी क्रिकेट प्रेमियों के सर चढ़कर बोल रही है। जहां लोग अपनी फेवरेट टीम और खिलाड़ियों को मैदान में खेलते हुए देखने के लिए बेकरार हैं, तो वहीं एक ओडिशा के युवा कलाकार विजय कुमार रेड्डी चाक पर नक्काशी कर अनोखे तरीके से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। 21 साल के चाक नक्काशी कलाकार विजय ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी और 10 प्रतिष्ठित काउंटी क्रिकेट कप्तानों की मूर्तियों के मिनिएचर बनाए हैं। इस 1 इंच के मिनिएचर को बनाने में करीब 15 दिन लगे। इस साल जो विश्व कप क्रिकेट का जो आयोजन कर रहे भारत, इसी के अवसर पर मैं एक चौकाट बनाया हूँ। हमारा जो वर्ल्ड कप का एक छोटा मॉडल बनाया हूँ 1 इंच का। उसके साथ साथ जो विभिन्न कंट्री का जो कैप्टन है उन्हें सभी का बनाया हूँ मैं। जैसे हमारे रोहित शर्मा जी और बाबर आजम जी और जॉर्ज बटलर, सभी देश का कैप्टन का मैं चौकाट बनाया हूँ। सभी का हाइट 1 इंच लगभग सभी का। बारीकी से गढ़े हुए इन कलाकृतियों को चाक पर उकेरा गया है। इसे बनाने में न सिर्फ कठिन मेहनत लगती है बल्कि बेहद सावधानी की जरूरत होती है। विजय को बचपन से ही कला से लगाव रहा है। पहले कागज पर चित्र बनाते थे, लेकिन जब इंजीनियरिंग में दाखिला लिया तो वहाँ उनके एक प्रोफेसर ने चाक पर नक्काशी के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था, यहीं से चाक नक्काशी का सफर शुरू हुआ जो लगातार जारी है। उन्हें इस कला ने अच्छी खासी पहचान दिलाई है। उन्हें उम्मीद है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवा पाएंगे। करने के लिए मुझे 15 दिन का समय लगा था और मैं आशा करता हूं कि अगले जो विश्व कप में जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा वो बहुत रोमांचक मैच होने वाला है। तो इसी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूं और सभी देशवासियों के लिए मैं आग्रह करता हूं कि चीयर फॉर इंडिया एक नारा दीजिए और भारत को चीयर अप करिए। और मैं चाहता हूं कि साझा करता हूं कि इस जो चौकाट बनाया हूं मैं कंफर्म में इसको वर्ल्ड बुक और रिकॉर्ड में लाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। लघु चाक नक्काशी के प्रति विजय के जुनून ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और भीड़ में अलग खड़ा कर दिया। इससे पहले विजय ताजमहल, चार मीनार और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित भारत के 20 प्रसिद्ध स्मारकों की नक्काशी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।